उत्तर आप देंगे और उसके बाद आप बनेंगे किसान कप के हकदार। तो बिना देरी किए एक और प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे करेंगे और आपसे जानेंगे कि क्या है आपके पास सही जानकारी। तो देखिए, एकीकृत खेती में फसलों की उत्पादन लागत को कैसे कम किया जा सके, यह आपको बताना है। एकीकृत खेती में फसलों की उत्पादन लागत को कैसे कम किया जा सकता है, यह आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि एकीकृत खेती में फसलों की उत्पादन लागत को कैसे हम कम करें। और ये सही जवाब देने के लिए हाथ आपको उठाना होगा, और अगर नहीं उठाएंगे हाथ तो हम आएंगे और हम आपको उठाएंगे और पूछेंगे प्रश्न का सही जवाब। तो इसलिए बिल्कुल बिना देरी किए उठाइए हाथ और बताइए क्या है इसका सही जवाब। एकीकृत खेती में फसलों की उत्पादन लागत को कैसे कम किया जा सकता है, ये आपको बताना है। और अगर नहीं बताते तो हम आपको उठाते हैं और हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप हैं किसान, आपसे करेंगे हम शुरुआत। लाइकराम यादव। जैसे पशुओं का गोबर वगैरह हमारे खाद में काम आ जाता है, उससे उन्नत खेती हो जाती है, यही एकीकृत खेती है। ठीक है, बैठिए यादव जी। और भी देखिए यहाँ किसान हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, आइए जरा मुस्कुराहट बता रही है कि प्रश्न का उत्तर पता है। नाम है जी संदीप कुमार। हाँ संदीप जी बताइए। इसमें फसलों के विविधीकरण से ही किसान की लागत कम हो सकती है, अलग अलग फसलें लगाकर। हमारे यहाँ पे जो मेन फसलें हैं उस हिसाब से, जैसे फसल कुछ ऐसी होती है जो नाइट्रोजन प्रोवाइड कराती है, कुछ ऐसी होती है जो नाइट्रोजन को लेती है, तो उसमें अलग अलग फसलें लगाने से ही फसलों का विविधीकरण रहेगा, उसी से उसकी लागत कम होगी। ठीक है, फसलों के विविधीकरण की बात आप कर रहे हैं, और भी लोग हैं जिनसे बात कर सकते हैं। हम अंतिम पंक्ति में आते हैं और यहाँ इनसे बात करते हैं, इनसे समझते हैं। क्या नाम है आपका? नेपाल सिंह जी। नेपाल सिंह जी बताइए। एक तो ये है कि जो हम गोबर खाद डालते हैं उससे यूरिया डीएपी की जो खर्चा है वो कम हो जाता है, जो देसी खाद डालते हैं खर्चा कम हो जाता है। ठीक है, यूरिया न डालें और देसी खाद डालें, उससे खर्चा कम होता है, ऐसा कहना है हमारे किसान भाई का। कृषि छात्र हाथ उठा रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं, आइए ज़रा आपसे बात करते हैं। सर, जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमारे पास पशुपालन है, किसान पशुपालन कर रहा है, तो उन जानवरों का जो गोबर होगा वो खाद में आएगा, उपयोग होगा, जिससे जो हम बाज़ार में जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से काफ़ी खेत ख़राब हो जाते हैं किसानों की ज़्यादा उपयोग करने के वजह से, वो कम होंगे। दूसरा ये कि अगर कोई किसान मछली पालन भी करता है, तो मछली पालन में जो उसके पास तालाब का जो जगह होगी, वो तालाब का पानी सिंचाई में भी इस्तेमाल होगा, और जो फसलें होंगी उनकी फसल जो बच जाएगी वो जो जानवर होंगे उनके खाने में और उनके फॉडर में इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, बैठिए शिव। तो और भी कोई बताना चाहता है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, और नहीं बताना चाहता? आप बताना चाहते हैं, मुझे लग रहा है मन में है कि बताएं लेकिन फिर छुप जाएं, आखिर क्यों? क्या नाम है? सर सागर। हाँ सागर बताइए। सर, हरियाणा के अंदर मोस्टली किसान पशुपालन करते हैं। हाँ। तो वो क्या है कि पशुपालन से जो भी गोबर उन्हें मिल रहा है वो उसको डायरेक्टली खेत के अंदर यूज़ कर सकते हो, तो उसमें उनको बाहर से खाद लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किसानों के घर में मोस्टली क्या होता है, नीम के पेड़ होते हैं, तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड के यूज़ में कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सी चीज़ें होती है जो मतलब कि सीधा हम उनको यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम खाद बना सकते हैं, और भी फसलों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और भी फसलों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास, एक्सपर्ट्स से जानेंगे किसने दिया है सही जवाब और कौन है किसान कप का हकदार। प्रश्न का जवाब दिया है, कोशिश की है, पूर्ण तो मैं नहीं कहूँगा, पर काफ़ी कुछ ये जो स्टूडेंट बैठे हैं इस लाइन में, इन्होंने दिया है। लेकिन बात यही समझने की है कि हमारे आसपास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास साधन हैं, एक का हम दूसरे में इस्तेमाल करेंगे। अब मछली पालन की बात हुई तो मछली का पानी जो है वो खेतों में इस्तेमाल हो है, मछली का पानी जो है वो हाइड्रोफोनिक में भी इस्तेमाल हो जाता है। और हाइड्रोफोनिक में जैसे आप लोग समझते हैं कई कि आपको पानी की क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, लेकिन आप अगर मछली का पानी इस्तेमाल करेंगे तो आपको उस बारे में ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही एक अच्छे से न्यूट्रिशन देता है। और ये देखा गया है कि जब मछली का पानी हाइड्रोफोनिक में यूज़ करते हैं तो जो पत्तियों में डेफिशिएंसी स्टेट होती है वो नहीं होती, यानी पीलापन होना और लाइनें बनना वो सब नहीं होता है। इसी तरह गोबर की बात हुई, इसी तरह पत्तियों की बात हुई, इसी तरह पेड़ों की छाया की भी बात भी होती है। तो
ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, इसमें एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग और इस बारे में जानकारी प्राप्त करें। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था कि एक आदमी ने सोलर पैनल लगाया, सोलर पैनल के नीचे मुर्गी पालन किया, मुर्गी पालन के नीचे उसने मछली पालन किया। अब जो मुर्गी को दाना दे रहे थे वो दाना मछली को भी गया और उसका जो बीट थी वो भी मछली को गई। तो इस तरह सोलर की जो था वो अर्निंग भी उसने अपने स्टेट को बेची, और जो मुर्गी पालन से जो उसको आमदनी हुई वो हुई, और मछली पालन से जो आमदनी हुई। अब इसी मछली पालन के पानी को अगर हाइड्रोपोनिक में ले जाएंगे तो 1:4 हो गया ये। तो अगर ये सोच आप ऐसी बनाएंगे तो किसानों को बहुत फायदा होगा, थोड़ी जगह में आप बहुत आमदनी कर सकते हैं। शिवजीत कृषि छात्र को किसान कप मैं रिकमेंड करता हूँ कि इनको ये देना चाहिए। तो आइए शिवजीत, जोरदार तालियां शिवजीत के लिए। कृषि छात्र हैं जिन्होंने सही प्रश्न का सही उत्तर दिया और इसीलिए इन्हें नवाजा जाता है किसान कप से। एक बार फिर से जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया शिवजीत, सही जवाब आपने दिया और